10 फरवरी को पीएम मोदी परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इस बार ये कार्यक्रम न सिर्फ ज्यादा खास है, बल्कि इसके फॉर्मेट में भी कुछ बदलाव किया गया है। दरअसल इस बार पीएम मोदी के अलावा अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स और सेलिब्रिटीज भी छात्रों को स्पेशल टिप्स देते दिखाई देंगे। नमस्ते जी। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षार्थियों के साथ न सिर्फ संवाद करते हैं, बल्कि एग्जाम के तनाव से दूर रहने और कामयाबी की तरफ कैसे कदम बढ़ाएं, इसे लेकर टिप्स देते हैं। लेकिन इस बार पीएम मोदी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम कुछ खास रहने वाला है। इस बार नए फॉर्मेट में परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी के साथ इस बार इस कार्यक्रम में दीपिका पादुकोण, सदगुरु समेत कई हस्तियां छात्रों को टिप्स देते नजर आएंगे। And do things that others cannot imagine. नेक्स्ट वर्ड को रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? दुनिया का सबसे जो अच्छा कैमरा है वो ये है। आपको वो कन्विक्शन होना कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस। पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का ये 8वां संस्करण है। इस साल 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम 10 फरवरी को सुबह 11 बजे होना है। पीएम मोदी के साथ अलग अलग क्षेत्रों से हस्तियां परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव को दूर करने का मंत्र देती दिखेंगी। आमतौर पर बोर्ड परीक्षाओं से पहले होने वाली इस चर्चा में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही छात्रों को परीक्षा से जुड़े तनावों को दूर भगाने का मंत्र देते दिखते थे। लेकिन इस बार ये हस्तियां भी छात्रों को परीक्षा के लिए तनाव मुक्त रहने का मंत्र देती दिखेंगी। इस बार परीक्षा पे चर्चा ने रजिस्ट्रेशन के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस कार्यक्रम के लिए 3.6 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें 3.3 करोड़ स्टूडेंट्स, 2.7 लाख शिक्षक और 5.5 लाख अभिभावक शामिल हैं। इनमें से चुनकर 2500 लोगों को भारत मंडपम में लाइव कार्यक्रम के लिए बुलाया जाएगा। फिर इन 2500 में से टॉप 10 लीजेंडरी एग्जामिनेशन वॉरियर्स को प्रधानमंत्री के आवास पर जाने का मौका भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव में कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी का ध्यान एक बच्चे ने अपनी ओर खींच लिया। ये बच्चा योगी की वेशभूषा में था और योगी आदित्यनाथ ने बच्चे को फौरन गोद में ले लिया और थोड़ी देर तक उसके साथ खेलते रहे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इस बीच भीड़ में एक बच्चा केसरिया वस्त्र पहनकर आया, बिल्कुल एक योगी की तरह। अचानक इस बच्चे को देखकर मुख्यमंत्री रुके, फौरन उस बच्चे को गोद में लिया और इस बच्चे को दुलारते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। जैसा अक्सर देखने को मिलता है कि भीड़ के बीच में अक्सर छोटे बच्चों को मुख्यमंत्री गोद ले लेते हैं या फिर उनके साथ बातचीत करते हुए दिखते हैं, उसका दुलार करते हुए नजर आते हैं। ठीक इसी तरह इस छोटे बच्चे को, जो बिल्कुल एक योगी महात्मा की तरह ही केसरिया रंग के कपड़े पहनकर आया था, उसके साथ मुख्यमंत्री काफी देर तक बातचीत और खेलते दिखे। राष्ट्रपति भवन में आने वाले कुछ दिनों में ऐसा होने जा रहा है जो आज तक नहीं हुआ। यहां एक शादी समारोह होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की परमिशन के बाद यहां शादी की मेजबानी होगी। राष्ट्रपति भवन जितना ऐतिहासिक है, उतनी ही खूबसूरत इसकी इमारत है। 300 से ज्यादा कमरों वाले राष्ट्रपति भवन में भारत की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति रहती है। विदेशों से आने वाले राष्ट्र अध्यक्षों का यहाँ ग्रैंड वेलकम होता है, लेकिन अब राष्ट्रपति भवन एक शादी की मेजबानी करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ शहनाई गूंजने वाली है, जो आज तक कभी न किसी ने देखा और न सुना है। समारोह कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ के मदर टेरेसा क्राउन कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा।
अगले हफ्ते 12 फरवरी को सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता और सीआरपीएफ के अधिकारी अवनीश कुमार 12 फरवरी 2025 को मदर टेरेसा क्राउन कॉम्प्लेक्स में शादी करने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दी है। शादी बेहद खास इसलिए है क्योंकि ये वैलेंटाइन वीक के दौरान हो रही है, यानी 12 फरवरी को यहाँ पर ये शादी होगी और जिन पूनम गुप्ता की शादी हो रही है वो पीएसओ के तौर पर यहाँ पर कार्यरत है और उनके काम को देखते हुए जिस तरीके के कोड ऑफ एथिक्स को वो अपनाती हैं, जिस तरीके का प्रोफेशनलिज्म बिहेवियर उनका है, उसको देखकर राष्ट्रपति बहुत ज्यादा प्रसन्न है। इसी को देखते हुए उन्होंने तोहफे के तौर पर उन्हें यहाँ पर शादी करने की परमिशन दी है। तो राष्ट्रपति भवन में शादी एक निजी समारोह में होगी। हालांकि प्रोटोकॉल की वजह से शादी में दूल्हा दुल्हन के करीबी लोग ही शामिल हो पाएंगे। ये बताया गया है कि जो शादी होगी इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको फॉलो करना होगा और बहुत ही कम गेस्ट को बुलाना होगा क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया जाता है, क्योंकि कुछ तरीके के खास परमिशंस भी लिए गए हैं क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कभी शादी नहीं हुई है। तो पहली बार ऐसा होने वाला है कि 12 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में शहनाई जो है वो गूंजेगी। दिल्ली से संजीव वर्मा के साथ फराह खान, न्यूज़ 18। सोने की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारी उछाल के बीच 10 ग्राम सोने की कीमत 86,000 के पार पहुंच गई है, जिसकी वजह से ग्राहक अब निराश हैं। सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। एक तरफ जहां ग्राहक चिंता में है तो वहीं सराफा बाजार में उतनी रौनक नहीं है। लखनऊ में 10 ग्राम सोने की कीमत 86,000 से ऊपर चली गई है। हाइक हुआ है, उससे कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस पर असर पड़ा है। लोग ऐसी ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने का कर रहे हैं जो कि देखने में हैवी हो लेकिन वेट में हल्की हो, या फिर 18 कैरेट गोल्ड में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। कुछ कस्टमर्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपसे बात करेंगे। आप आज इयररिंग्स लेने आई हैं, अपने लिए लेने आई हैं कि गिफ्ट? नहीं, मैं गिफ्ट लेने के लिए। तो वेडिंग का सीजन है तो शादी के ही पर्पज से लेने आई हूँ। जी हाँ। तो कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि इस साल तो काफी ज्यादा कीमतें बढ़ गई हैं, अभी और ज्यादा राइज हो भी सकती हैं, तो किस तरह से खरीदारी पर असर पड़ता है? बहुत ज्यादा। पहले रेट इसके सही थे तो हम लोग थोड़ा हैवी वेट का भी ले सकते थे, वो अफोर्डेबल था, बट अब हम छोटा सा भी लेंगे तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो उसका तो फिर असर पड़ ही रहा है बहुत। चॉइस में अंतर आता है कि हम भारी लेने निकले थे लेकिन अब हल्का लेकर जा रहे हैं क्योंकि महंगा हो गया है। क्या कह रही हैं? और क्या, इतना महंगा है, कौन ले पाएगा बताइए आप। वही एक्सचेंज कर लेते हैं, रखी हुई चीज को एक्सचेंज कर लेते हैं बस। टोटल ग्राम जो ज्वेलरी वो खरीदते थे उसमें जो है फर्क आया है। जैसे जो व्यक्ति आज से 5 साल पहले 100 ग्राम ज्वेलरी खरीदता था वो आज की डेट में 25-30 ग्राम 50 ग्राम खरीद रहा है। तो परचेजिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हैज गॉन डाउन टू 25%। हफ्ते भर के अंदर सोना 2,350 तो वहीं चांदी 3,450 रुपए महंगी हुई है। वहीं ग्राहकों की पसंद के मुताबिक कारोबारियों को ज्वेलरी के डिजाइन में बदलाव करना पड़ रहा है। लखनऊ के सराफा बाजार का कुछ ऐसा हाल है। एम्प्लॉइज हैं, इनके लोग कस्टमर्स खड़े हैं, कस्टमर से कन्विंस कर रहे हैं जो सामान लेना रहे। हालांकि सोने के रेट की बात की जाए तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इसको पैन करके दिखाइए कि आज का रेट 87,000 रुपये, यानी 24 कैरेट की अगर बात की जाए 87,000 में। अगर गोल्ड की इसकी बात करें तो रेट्स का फ्लक्चुएशन है, लेकिन अगर हम 24 कैरेट की बात करें 87,000 रुपये आज की डेट में। इवन 6 तारीख देखी जा सकती है 6/2/2025 का। और कहीं ना कहीं ये रेट्स रोज बढ़ते जा रहे हैं। अगर एक सप्ताह की बात की जाए तो एक सप्ताह में 5,000 रुपये का रेट सीधे इसमें बढ़ा है, जो कहीं ना कहीं सराफा बाजार में खलबली। अगर दाम तो बढ़ रही है पर लेना तो पड़ेगा ही, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, इयररिंग्स, रिंग, ये सब मतलब थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतना बढ़ रहा है तो उसको मतलब थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि बाद में हम गोल्ड को स्टोर करके बाद में मतलब बेच सकते हैं फिर वो सब। कानपुर के सराफा बाजार में भी सोने की महंगाई का असर दिख रहा है। यहाँ 10 ग्राम सोने का भाव 87,000 तक पहुँच गया है। आने वाले समय में और भी दाम बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इन्हें कटौती करनी पड़ रही है क्योंकि भाव इतना है इतना है, महंगा है तो। लेकिन ये है कि हाँ, फिर भी खरीदना भी जरूरी है और अपने हिसाब से खरीद रहे हैं। इतना सोचा था उतना खरीद रहे हैं या फिर बजट के हिसाब से?
महंगा है ना सोना, बजट जरूरी है। पहले थोड़ा वजन जरूर कम हुआ है। जिसने को 5 लाख का गोल्ड पहले देना था उसके अंदर जो वजन आता था, अब थोड़ा सा वो वजन जरूर कम हो गया है, पर दुकानदारी पे वैसे फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि वेडिंग का टाइम चल रहा है, आदमी की अपनी जरूरत होती है तो लगातार खरीदता है। सोने के दाम बढ़ने पर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। आगरा में भी ज्यादातर ग्राहक मायूस हैं। सोने के दामों में आई तेजी से बजट भी हिल गया है, जिससे लोग भी सोच समझकर सोना खरीद रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा में 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को हिरासत में लिया है। काफी समय से दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी लगातार मिलती आ रही है। बुधवार की सुबह नोएडा में एक और खबर ने हड़कंप मचा दिया। यहां के 4 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। गहन जांच पड़ताल के बाद पुलिस आखिरकार इस मामले में धमकी देने वाले तक पहुंच गई। धमकी देने वाला कोई गैंगस्टर या अपराधी नहीं, बल्कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र निकला। स्कूल न जाना पड़े, इसके लिए छात्र के दिमाग में यह खतरनाक आइडिया आया। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। टीमें गठित की गई थी और सभी स्कूलों को सेंसिटाइज किया गया था, चेकिंग की गई थी, सीसीटीवी चेक किए गए थे। लेकिन 12 घंटे बाद साइबर टीम ने इस पूरे प्रकरण का खुलासा कर दिया है। दरअसल में एक बच्चे को हिरासत में लिया है जिसकी उम्र 14 वर्ष है और वो इन्हीं 4 स्कूल में से एक निजी स्कूल में 9वीं का छात्र था। फिलहाल जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये तर्क दिया कि स्कूल जाने का मन नहीं था, लिहाजा जो ईमेल आईडीज हैं वो गूगल के माध्यम से निकाली गई, साथ ही जो कंटेंट है वो भी गूगल से ही कॉपी किया गया था। बुधवार को स्कूलों को यह धमकी भरा मेल मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई। पुलिस की टीम बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को लेकर मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। लेकिन जांच करने के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जिन स्कूलों को धमकी मिली थी उनमें स्टेप बाय स्टेप द हेरिटेज, ज्ञानश्री और मयूर स्कूल शामिल थे। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल दिसंबर के महीने में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों को भी ऐसी ही धमकियां मिली थी, जो पूरी तरह फर्जी निकली। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी जो घटनाएं हुई हैं, जो मेल आए थे स्कूलों को बम से उड़ाने की, उसका डोमेन रशिया है, लिहाजा अभी उसमें पत्राचार चल रहा है और आने वाले वक्त में उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। काफी दिनों बाद पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरी है। बर्फबारी से किसान और पर्यटक दोनों खुश हैं। पहाड़ों पर मौसम की चाल फिर बदल गई है। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर की वादियों में सफेद चमक दिख रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी से वादियां पूरी तरह सफेद हैं। घर की छतों पर बर्फ की परत चढ़ी हुई है। पेड़ भी बर्फ से लदे हैं। मौसम पूरी तरह से खुशगवार हो गया है। बर्फबारी की चाहत में यहाँ पहुँचे सैलानियों की मुराद भी पूरी हो गई है। काफी दिनों से बर्फबारी न होने से किसान और पर्यटक दोनों मायूस थे, क्योंकि इस बार की सर्दियों में अब तक कम बर्फबारी हुई है। ताजा बर्फबारी किसानों और बागवानों के लिए राहत लेकर आई है। पर्यटन से जुड़े लोगों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। पर्यटन में काम करने वाले लोग हैं, इनके लिए भी बहुत अच्छा हुआ है। रोजगार के लिए बर्फबारी होने के कारण, और बर्फ के लिए बहुत ही वेट कर रहे थे, पर बर्फ नहीं आ रही है। इस बार भी बर्फ जो आई 8 फुट मनाली में पहुंची है बर्फ, हमें बहुत खुशी हुई है। बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी ऊंचाई वाले इलाकों की ओर न जाने की सलाह दी है। अब किन्नौर की तस्वीरें देखिए, जहां आसमान से बर्फ की बारिश के बाद कुछ ऐसा मनमोहक नजारा है। प्रकृति की सुंदरता देखते ही बन रही है। रोहतांग की अटल टनल में भी बर्फबारी देखने को मिली है।
बर्फबारी से यातायात भी बाधित हो रहा है। अटल टनल के दोनों छोरों में बर्फबारी होने से सफर भी मुश्किल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक बार फिर हिमपात हो रहा है। गुलमर्ग में बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। सैलानी बर्फबारी के मौसम का लुत्फ उठाने इस पर्यटन स्थल पर पहुंच चुके हैं। डोडा में भी बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे पहाड़ों और जंगलों में बर्फ बिछी हुई है। रास्तों पर बर्फ की परत है। बर्फबारी की वजह से गाड़ियों पर भी ब्रेक लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद से लापता महिला की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने महिला का शव हरिद्वार से बरामद किया है। उसके पति ने इस वारदात को इसलिए अंजाम दिया ताकि उसे गुजारा भत्ता न देना पड़े। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट। करीब पिछले लगभग एक माह से ये मधु के परिवार वाले जो खर्च अवार्ड किया गया था कोर्ट द्वारा, उसको देने के लिए दबाव बना रहे थे। इससे छुटकारा पाने के लिए ही इसने साजिशन सोची समझी साजिश के तहत 21 जनवरी को मधु से फोन पे बात की और उसको यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया। अपनी कार से उसे लेकर के हरिद्वार चंडी मंदिर दर्शन करने के बहाने ले गया और वहाँ पे दर्शन करने के बाद लौटते समय पैदल रास्ता जो है उस पर ही बीच में इसने मधु के दुपट्टे से ही गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और वहीं पे नीचे खाई में उसका शव फेंक दिया। मोदी नगर की रहने वाली मधु के घर वालों ने उसके पति पर शक जताया था। परिवार का ये भी आरोप है कि बिना तलाक लिए आरोपी वीरेंद्र ने दूसरी शादी की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी वीरेंद्र मधु को चंडी माता के दर्शन कराने के बहाने हरिद्वार ले गया और वहां मौका पाकर उसे खाई में धक्का दे दिया। उसके बाद उसने उसको पत्थरों से ढक दिया छुपाने के उद्देश्य से तथा वापस इधर आ गया था। इसमें जो शव है वो भी सूचना मिली है और परिजनों द्वारा आइडेंटिफाई भी किया है। वो हरिद्वार में बरामद हो चुका है। पुलिस के मुताबिक 21 जनवरी की सुबह मधु जॉब करने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आई। जब 2 दिन तक उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली तो उसके परिजनों ने 23 जनवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस भी एक्शन में आई। लापता महिला का पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया। आरोपी वीरेंद्र उर्फ सोनू और मधु की शादी करीब 23 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों के बीच अक्सर विवाद होने लगा। महज 2 साल के बाद ही मधु और वीरेंद्र अलग हो गए। मधु ने अपना ससुराल भी छोड़ दिया था। सर्विलांस और अन्य माध्यमों से इसकी जानकारी जो की गई उसमें प्रकाश में आया कि जो वीरेंद्र और सोनू, इसकी शादी 2002 में दिसंबर 2002 में मधु से हुई थी। लगभग 2 साल ये इनका शादी चला था। उसके बाद से ये अपने मायके में ही रह रही थी अपनी बहनों के साथ यहाँ मोदी नगर में। मधु बीच में इसने तलाक का वाद दायर किया सोनू ने, अभियुक्त जो है, और 2014 में तलाक स्वीकृत भी हो गया था एक पक्षी। आरोपी वीरेंद्र ने हत्या की बात कबूल कर ली है। वहीं मधु की हत्या के बाद उसके घर वालों में भारी आक्रोश है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर विवादित बयान दिया। अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है और हमें सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने तीखा हमला बोला। कहा, जब 2012 में डिंपल यादव निर्विरोध जीती थी तब सफेद चादर देनी थी, तब तो गुलाब दे रहे थे। मिल्कीपुर तो हार ही रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल के लिए प्रचार किया, वो भी हार रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का कटाक्ष। कहा, जो लोग संविधान और आरक्षण बचाने की बात करते हैं वो ही अपनी टिप्पणियों से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सदन में माफी मांगी।
संत कबीर नगर में गैंगस्टर किरण किन्नर पर गोरखपुर पुलिस का सख्त एक्शन। मकान समेत 25 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क, मुनादी कर नोटिस लगाए गए। सहारनपुर में रील बनाने के लिए एक लड़का हाईवे किनारे लगे बोट पर चढ़ गया, वीडियो हो रहा वायरल। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया के लिए रिहर्सल किया गया। 10 से 14 फरवरी तक एयरफोर्स स्टेशन पर होगा आयोजन। बहराइच में तेंदुए की दस्तक, शौच करने जा रहे एक शख्स पर किया हमला। तेंदुए के हमले का वीडियो वायरल। पीलीभीत में नाला निर्माण में ईंटों की घटिया गुणवत्ता को देख बीजेपी विधायक ने जताई नाराजगी। निर्माण कार्य रुकवाया। शिकायत के बाद अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे थे विधायक। मथुरा में सड़क किनारे खड़ी ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक सवार ने टक्कर मारी। एक शख्स घायल, नशे में था बाइक सवार। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में पुलिस का बदमाशों से एनकाउंटर। गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा मौके से फरार। वाराणसी में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवक ने फांसी लगाकर जान दी। 2 नंबर कम होने की वजह से यूपीएससी में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। मौके से सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था, मां मुझे माफ करना। नोएडा में 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में पुलिस का एक्शन। 9वीं क्लास के छात्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। स्कूल न जाने के लिए शरारत की थी। गूगल से स्कूलों की आईडी हासिल की थी। आईआईटी कानपुर में प्रोजेक्ट इंजीनियर के साथ यौन शोषण का मामला। पुलिस ने आरोपी प्रोजेक्ट मैनेजर शुभम मालवीय को गिरफ्तार किया। शादी का झांसा देकर करीब 1 साल तक यौन शोषण का आरोप। बरेली में 4 महीने की मासूम बच्ची